राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की क्लासों में हमने हिंदी शिक्षण विधियों में सबसे पहले पढ़ा था भाषाई कौशल, फिर गद्य पद्य की शिक्षण विधियाँ, फिर हमने पढ़ा था कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण और कविता शिक्षण आदि। इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वह है भाषा। ठीक है दोस्तों, जो भाषाई विकास का जो क्रम है वह यहाँ पर दिया गया है। इसमें सबसे पहले आएगा सीखना, सीखना में आएगा जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। जो जिज्ञासा है यह सीखने का प्रथम पद है। अनुकरण की हम बात करें तो ये सीखने का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पद है। और अभ्यास जो है अधिगमित व्यवहार को स्थायी बनाने की प्रक्रिया है। जो अभ्यास है दोस्तों वह क्या है, अधिगमित व्यवहार को स्थायी बनाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट हम देखते हैं भाषाई विकास के सिद्धांत। जो भाषाई विकास के सिद्धांत है उसमें जो प्रथम सिद्धांत है वह है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इसके जो जनक है वह है लेव सेमकोविच वाइगोत्स्की। यह एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने भाषाई विकास में समय का महत्व बताया है। जो वाइगोत्स्की जो वैज्ञानिक है इन्होंने भाषाई विकास में समय का महत्व बताया है। अब हम जो दूसरे वैज्ञानिक है उनकी बात करते हैं वो है चोम्स्की का सिद्धांत। यह व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। जो चोम्स्की है ये क्या है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। और इन्होंने जो भाषाई विकास है इसमें अनुकरण का महत्व दिया है। किसको? इन्होंने अनुकरण को ज्यादा महत्व दिया है। जो अनुकरण की जो प्रक्रिया है ये क्या रहती है, जन्मजात प्रवृत्ति रहती है। जो बालक में अनुकरण की जो प्रवृत्ति रहती है यह क्या रहती है, जन्मजात रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषाई बिंब। भाषाई बिंबों की हम बात करें तो भाषाई बिंब जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला दृश्य, दूसरा श्रव्य, तीसरा विचार और चौथा भाव। अब भाषा की जो आत्मा है वह रस और भाव को बताया गया है। भाषा के शरीर की हम बात करें तो उसमें छंद, अलंकार, शब्द शक्तियां आती है। और भाषा को जो श्रृंगार है वह क्या है, अलंकार। भाषा के श्रृंगार की हम बात करें तो वह क्या है, अलंकार। नेक्स्ट हम देखते हैं भाषा की विशेषता। ये जो भाषा की विशेषता में मैं आपको अभी जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, कभी कभी इनसे जब प्रश्न आता है तो उनमें हमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं एमसीक्यू में। तो हमें उनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो उन कथनों को हमको ध्यान से पढ़ना रहता है। तो भाषा की जो विशेषता है उसमें ये जो विशेषता मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनको आप एक एक करके ध्यान से देखें। जो भाषा है वह परिवर्तनशील है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा साधन है न कि साध्य। और जो भाषा है वह किसके द्वारा सीखी जाती है, अनुकरण के द्वारा। अनुकरण के द्वारा भाषा सीखी जाती है। यह सभ्यता व संस्कृति का वाहक है। भाषा क्या है, अर्जित योग्यता है। भाषा क्या है, अर्जित योग्यता। इसका विकास जो है वह क्रमिक रूप से होता है। समय व परिस्थिति के अनुसार भाषा परिवर्तनशील है। भाषा समन्वयकारी है। मतलब भाषा जो है वह समन्वयकारी उपागम है। और भाषा एक क्या है, सामाजिक उपागम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं। यह सब भाषा की ही विशेषताएं चल रही है। भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक संपत्ति या धरोहर है। भाषा अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, भाषा जो है संयोगात्मक से वियोगात्मकता की ओर चलती है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर और स्थूल से सूक्ष्म। एक तरह से यूं समझो, हमने जो आगमन निगमन विधियों में जो शिक्षण सूत्र पढ़े थे उसी प्रकार से ये भाषा के सूत्र आप समझ लीजिए। इन्हें आप ऐसा समझे कि ये भाषा के सूत्र है। तो भाषा जो है वो अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर, संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर, कठिनता से सरलता की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। भाषा है वह क्या है, परंपरागत है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, ये भाषा की विशेषता है। अब भाषा के हम आधार देखते हैं। तो भाषा के जो पहला आधार है वो मानसिक आधार और दूसरा भौतिक आधार है। जो मानसिक आधार है वह क्या है, अभौतिक है। तो मानसिक आधार में विचार की बात होती है और भौतिक आधार में शब्द की बात होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं शैक्षिक उद्देश्य। अब भाषा की विशेषताओं के बाद अब हम शैक्षिक उद्देश्य के ऊपर आते हैं। तो जो उद्देश्य शब्द है, जो भाषा में जो उद्देश्य है शब्द, इसकी हम बात करेंगे तो इसका जो प्रथम प्रयोग है 1918 में बावित द्वारा तकनीकी के क्षेत्र में किया गया था। जो एक वैज्ञानिक है बावित, इनके द्वारा जो उद्देश्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था, 1918 में। और शिक्षा के क्षेत्र में मुदालियर आयोग द्वारा जो उद्देश्य शब्द का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में है वह मुदालियर आयोग द्वारा किया गया था। तकनीकी भाषा में उद्देश्य के लिए ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य के लिए एम या गोल शब्द का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं उद्देश्य। दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? दो। तो उद्देश्यों के जो प्रकार में पहला उद्देश्य रहेगा वह है सामान्य, इसको हम शैक्षिक अप्राप्य लक्ष्य या अंतिम उद्देश्य भी कह सकते हैं। वे उद्देश्य जो एक कालांश से अधिक में प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, सामान्य उद्देश्यों की हम बात करें तो ये वे उद्देश्य जो एक कालांश से अधिक में प्राप्त होते हैं। और फिर आती है विशिष्ट उद्देश्यों की बात। तो विशिष्ट उद्देश्य जो रहते हैं दूसरे प्रकार के, इन्हें हम शिक्षण प्राप्य या उद्देश्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक कालांश में प्राप्त हो, ये जो उद्देश्य है विशिष्ट उद्देश्य, ये किसमें होते हैं? एक कालांश में प्राप्त होते हैं। और ये इनमें जो शिक्षण योजना रहती है वो क्या रहती है? एक दिन की। जबकि सामान्य में क्या होते हैं? वे उद्देश्य जो एक कालांश से अधिक में प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको शिक्षण या प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। ठीक है, यह नाम आपको याद रखना, कभी इससे प्रश्न पूछ सकते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य को शिक्षण या प्राप्त उद्देश्य कहते हैं। जबकि सामान्य जो उद्देश्य रहते हैं उनमें शैक्षिक अप्राप्य या लक्ष्य या अंतिम उद्देश्य आते हैं। अब हम बात करते हैं लक्ष्य की। लक्ष्य और उद्देश्य, यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो लक्ष्य जो रहते हैं उनका जो है मापन और मूल्यांकन क्या है? असंभव है। जो लक्ष्य होते हैं इनके मापन और मूल्यांकन क्या है? असंभव है। लक्ष्य जो है इनकी भविष्यवाणी संभव है। यह पाठ्यचर्या मतलब शिक्षा क्रम लक्ष्य के अंतर्गत आता है। या दार्शनिक व नियामक होते हैं। लक्ष्य क्या होते हैं? साध्य होते हैं। और लक्ष्य क्या रहता है? अपरिवर्तनशील रहता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य में मापन और मूल्यांकन क्या होता है? संभव होता है। यह परिवर्तनशील होते हैं। इनकी भविष्यवाणी क्या है? संभव नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक या विधायक होते हैं। उद्देश्य में पाठ्यक्रम आता है और उद्देश्य क्या है? साधन है। तो ये जो लक्ष्य और उद्देश्य की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इन दोनों में एक तरह से समझे तो ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों में अंतर देख सकते हैं। जैसे लक्ष्य साध्य है जबकि उद्देश्य क्या है? साधन है। यहाँ पर मापन मूल्यांकन संभव है उद्देश्य में, वहां पर लक्ष्य में मापन मूल्यांकन संभव नहीं है। यह परिवर्तनशील है उद्देश्य, जबकि लक्ष्य अपरिवर्तनशील है। उद्देश्य में भविष्यवाणी संभव नहीं है, लक्ष्य में भविष्यवाणी संभव है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों को तुलना भी यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उद्देश्यों का वर्गीकरण। उद्देश्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उसको हम देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रथम वर्गीकरण है, शिकागो विश्वविद्यालय में अमेरिका के प्रोफेसर बीएस ब्लूम द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका के प्रोफेसर बीएस ब्लूम द्वारा 1956 में ज्ञानात्मक उद्देश्य के रूप में जो टोरोनोमी ऑफ एजुकेशन नामक बुक है उसमें किया गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम वर्गीकरण शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर बीएस ब्लूम द्वारा किया गया। तो ये बात आपको याद रखनी, उद्देश्यों के वर्गीकरण सबसे पहले बीएस ब्लूम द्वारा किया। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का जनक किसको माना जाता है? बीएस ब्लूम को। इसलिए शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का जनक किसको माना गया? बीएस ब्लूम को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वर्गीकरण के बारे में, जो बीएस ब्लूम और इन्होंने जो वर्गीकरण हुआ उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन सबके जनक के बारे में हम देखते हैं। तो ज्ञानात्मक जो वर्गीकरण हुआ वह बीएस ब्लूम द्वारा किया गया, भावात्मक मेसिया या कर्चवाल द्वारा, और जो क्रियात्मक है वो सिम्पसन द्वारा। जो उद्देश्यों का वर्गीकरण हुआ था उसमें ज्ञानात्मक था, उसमें जो समय था वह था 1956 जब वर्गीकरण, या 1964 में किया गया और 1969 में किया गया। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य इनका संबंध जो रहता है वह रहता है मस्तिष्क से, भावात्मक का हृदय से और क्रियात्मक का हाथ से। यह नाम से स्पष्ट है। ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान की बात हो रही तो मस्तिष्क से संबंधित है, भावात्मक मतलब भावों की बात हो रही तो हृदय से संबंधित है, क्रियात्मक मतलब कार्यों की बात हो रही है तो वह हाथ से संबंधित है। इनका जो उद्देश्य है वह मानसिक विकास है ज्ञानात्मक का, तो भावात्मक का उद्देश्य वह है चरित्र का निर्माण, और जो क्रियात्मक का उद्देश्य वह है कौशल का निर्माण। इसमें जो प्राप्ति होती है ज्ञानात्मक उद्देश्यों में, इसमें होती है शिक्षण अधिगम से। भावात्मक उद्देश्यों में जो प्राप्ति होती है वो होती है कलात्मक शिक्षण से, और क्रियात्मक उद्देश्यों में जो प्राप्ति होती है वह होती है तकनीकी शिक्षण से। तो इस प्रकार से आपने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों ही प्रकार के उद्देश्य देख लिए, और इनका हमने वर्गीकरण भी यहाँ पर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष के उपवर्ग। ये जो उपवर्ग है यहाँ पे उनकी हम बात करते हैं। जो सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष के उपवर्ग होते हैं उनमें आता है ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इनको आपको इसी क्रम में याद रखना है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये हो गया ज्ञानात्मक पक्ष के उपवर्ग। अब हम बात करते हैं भावात्मक पक्ष के उपवर्ग। इसमें आता है ग्रहण करना, अभिरुचि इसका मतलब अनुक्रिया करना, अभिवृत्ति मतलब अवमूलन,
विचार करना, व्यवस्था, चरित्र निर्माण या विशेषीकरण। ये भावात्मक पक्ष के क्या है, उपवर्ग। अब क्रियात्मक पक्ष के जो उपवर्ग होते हैं उसमें आता है उद्दीपक, फिर आता है क्रिया करना, फिर आता है नियंत्रण, फिर आता है समायोजन, फिर सामान्यकरण और अंत में आता है आदत निर्माण। तो इस प्रकार से है ज्ञानात्मक पक्ष के उपवर्ग, भावात्मक पक्ष के उपवर्ग और क्रियात्मक पक्ष के उपवर्ग हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, जो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर है, RCEM, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर ने ब्लूम के जो विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन के स्थान पर सृजनात्मक शब्द दिया। तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों की हम बात कर रहे थे, तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों में हमने ज्ञानात्मक का जो वर्गीकरण किया इससे पहले वाले में, उसमें आपने जो विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन पढ़े थे उनके स्थान पर क्या आएगा, सृजनात्मक शब्द का प्रयोग किया गया। और जो ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों को व्यावहारिक रूप से प्रतिपादित करने की विधि है वह क्या है, रॉबर्ट मेकर विधि। और इसी प्रकार क्रियात्मक पक्षों को व्यावहारिक रूप से प्रतिपादित करने की विधि है रॉबर्ट मिलर विधि। ये दोनों विधियों के नाम आपको याद रखने हैं। ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष की बात हो, उनके व्यावहारिक रूपों से प्रतिपादित करने की विधि पूछी जाए तो वो रहेगी रॉबर्ट मेकर विधि। और अगर क्रियात्मक पक्षों के व्यावहारिक रूप में प्रतिपादित करने की विधि पूछी जाए तो वह रहेगी रॉबर्ट मिलर विधि। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवाचारी विधियां। अब नवाचारी शिक्षण की जो विधियां हैं, इनमें सबसे पहली विधि जो है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। इस विधि की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसका क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आता ही है। तो किंडरगार्टन विधि जो है यह 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए है। इसके जो जनक है वह है फ्रेडरिक आंगस्ट्रॉम फ्रोबेल। फ्रोबेल ने इस विधि को दिया था 1837 में। फ्रोबेल ने क्या किया, सामान्य विद्यालय खोला। जो फ्रोबेल वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सामान्य विद्यालय खोला। और 2 वर्ष बाद 1839 में विद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा, किंडरगार्टन रखा। जो किंडरगार्टन शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह जर्मन भाषा से हुई है, जिसमें किंडर का मतलब बालक और गार्टन का मतलब उद्यान से है, मतलब बालोद्यान से इसका क्या है मतलब है। अब फ्राबेल द्वारा समस्त शैक्षिक विचार 1826 में उनकी जो पुस्तक थी एजुकेशन ऑफ माना, जो एजुकेशन ऑफ माना है यह फ्रोबेल द्वारा लिखी गई 1826 में। उनके समस्त शैक्षिक विचार जो है इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। फ्रोबेल ने विद्यालय को बगीचा कहा है, शिक्षक को माली और बालक को पौधा कहा। ये बात आपको याद रखनी है कि जो फ्रोबेल है उसने विद्यालय को तो बगीचा, शिक्षक को माली और बालक को पौधा कहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रोबेल ने अभिव्यक्ति के सोपान या विधि। अभिव्यक्ति के फ्रोबेल ने 3 सोपान बताए हैं। पहला है गीत, दूसरा गति और तीसरा रचना। इसी प्रकार फ्रोबेल ने 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए। कितने प्रकार के, 3, जिसमें पहला आता है खेल गीत। अब हम खेल गीत की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है खेल गीत का वह ज्ञानेंद्रियों का विकास करना। खेल गीत में उपकरण जो उसने प्रयोग किए उनकी संख्या कितनी है, 50। और बुक जो है खेल गीत से संबंधित मदर एंड प्ले सॉन्ग। इसी प्रकार 3 प्रकार के उपकरणों में दूसरा उपकरण वह है उपहार। इसका उद्देश्य भावात्मक अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास करना। उपहारों की संख्या वह कितनी है, 20। और इनका जो आकार है वह गोलाकार, अंडाकार, वर्गाकार, आयताकार व त्रिभुजाकार, इस आकार में ये रहते हैं। जो उपहार रहते हैं इनके आकार के बारे में यहाँ बताया गया है, गोलाकार, अंडाकार, वर्गाकार, आयताकार व त्रिभुजाकार रहते हैं। अब जो तीसरा प्रकार है उपकरण का वह है कार्य व्यापार। इसमें होता है विचारों की क्रिया का रूप देना। इसमें क्या किया जाता है, विचारों को क्रिया का रूप दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुण। जो फ्रोबेल ने विधि दी किंडरगार्टन, उस विधि में के गुण जो है वो परियों की कहानी पर बल दिया जाता है। मतलब ये विधि किस पर है, बाल केंद्रित है, यह खेल आधारित है। इसमें सामान्य से जटिल और स्थूल से सूक्ष्म इन दोनों शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉन्टेसरी पद्धति। जो मॉन्टेसरी पद्धति है इसे ज्ञानेंद्री या इंद्रियानुभूति प्रणाली भी कहते हैं। ये दोनों नाम आप याद रखना, कभी इनसे डायरेक्ट प्रश्न इंद्रियानुभूति प्रणाली किसे कहते हैं ऐसे आ सकता है, तो आप उसका ध्यान रखें। जो मॉन्टेसरी पद्धति है इसमें 3 से 7 वर्ष तक के क्या आते हैं, बालक आते हैं। ठीक है, इसके जो जनक है वो है मारिया मॉन्टेसरी। ये इटली के वैज्ञानिक है जो इन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति दी। इनका जो समय है 1907 में मॉन्टेसरी पद्धति
डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दी गई। इसका जो आधार है वो क्या है? ज्ञानेंद्रिय। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, मॉन्टेसरी पद्धति का आधार क्या है? तो बात होगी ज्ञानेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रिय। इन्होंने विद्यालय को बाल गृह या शिशु गृह कहा। मॉन्टेसरी ने विद्यालय को क्या? बाल या शिशु गृह कहा। यह उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था की सर्वश्रेष्ठ विधि है। जो मॉन्टेसरी पद्धति है यह उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था की क्या है? सर्वश्रेष्ठ विधि है। और यह जो विधि है स्व शिक्षा व व्यक्तित्व के विकास पर सर्वाधिक बल देती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉन्टेसरी पद्धति की शिक्षण विधियों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। जो मॉन्टेसरी है इनकी जो शिक्षण विधियां हैं उससे संबंधित इन्होंने जो पद्धतियां दी उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो जो पहली विधि की हम बात करें इसमें, तो वह रहेगी शिक्षण विधियों के जो 3 प्रकार रहेंगे उनमें जो पहला रहेगा वह है कर्मेंद्रियों की शिक्षा। सबसे पहले कर्मेंद्रियों की शिक्षा के बारे में मॉन्टेसरी ने बात करी, फिर ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, फिर लिखना पढ़ना व गणना की शिक्षा। जो मॉन्टेसरी के अनुसार जो लिखना है वो पढ़ने से सरल कार्य होता है। हमने जब शिक्षण कौशलों के बारे में पढ़ा था तो वहां पर हमने LSRW पढ़ा था, लेकिन वहां पर हमने मॉन्टेसरी द्वारा दिए गए शिक्षण कौशल की भी बात करी थी, जहां पर उन्होंने LSWR दिया था, मतलब उन्होंने लिखना है उसको पढ़ने से सरल बताया था। तो यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, मॉन्टेसरी पद्धति की शिक्षण विधियों को 3 भागों में जो बांटा गया उनके बारे में हमने देख लिया, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और लिखना पढ़ना गणना की शिक्षा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके गुण। मॉन्टेसरी विधि के जो गुण है वह देखते हैं। यह क्या विधि है? यह खेल आधारित विधि है। इस विधि में स्व शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया गया है और वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से प्रशिक्षण। इस विधि में क्या दिया जाता है? वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है और लेखनी पकड़ने का ज्ञान। यह एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई दोस्तों। जो मॉन्टेसरी पद्धति है ये एक ऐसी पद्धति में है जिसमें बच्चों को लेखनी पकड़ने का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, नवाचारी शिक्षण विधियों की प्रथम 2 विधियों को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे की विधियां पढ़ेंगे। धन्यवाद।